वेलकम एवरीवन। चलिए हम लोग सॉल्व करते हैं प्रीवियस ईयर पेपर। और प्रीवियस ईयर पेपर में हम लोग कर रहे हैं सीपीएससी यानी छत्तीसगढ़ का पेपर हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। और छत्तीसगढ़ में हमें जो सॉल्व करना है वो बहुत ही अच्छे अच्छे पेपर हैं। इसमें हमने 16 का कर लिया है, अब हमें करना है 18 का। तो हम लोग पेपर सॉल्व करेंगे असिस्टेंट प्रोफेसर का 2018 वाला, और इसमें देखेंगे क्या क्या क्वेश्चंस हैं। तो इस पेपर में आपको डेफिनेशंस काफ़ी अच्छी अच्छी मिलेंगी जो आपके आगे आने वाले एग्ज़ाम में हेल्प करेंगी। तो आज हम लोगों को ये पेपर करना है, और इसी के साथ साथ हम लोग देखेंगे कि हम लोगों को कितने रिपीटेड क्वेश्चंस मिल रहे हैं और कितने नए क्वेश्चंस मिल रहे हैं। तो फ़िलहाल हम लोग के लिए ये पेपर काफ़ी इम्पोर्टेंट रहेगा। तो चलिए फटाफट टाइम को यूटिलाइज़ करते हुए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। और हमारा पहला क्वेश्चन जो है वो क्या कह रहा है, तो जैसे कि मैंने बताया था डेफिनेशन के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट रहेगा। तो पहले में भी हम देख रहे हैं डेफिनेशन लिखी हुई है। डेफिनेशन क्या कह रही है, प्रत्येक समाजशास्त्री अध्ययन समूह में कुछ सामान्य बाह्य विशेषताओं द्वारा पहले से परिभाषित घटनाओं का एक समूह शामिल होना चाहिए, और इस तरह परिभाषित सभी घटनाओं को इस समूह के भीतर शामिल किया जाना चाहिए। ये किसने कहा है? तो देखिए डेफिनेशन तो ऐसी है कि डेफिनेशन को पढ़ने के बाद समझ में नहीं आता है कि क्या कह रहा है। और मैंने हमेशा से ही कहा है, जब आपको लंबी लंबी डेफिनेशन मिले तो उसको पूरा पढ़ पढ़ के टाइम नहीं वेस्ट करना है, आपको क्या ढूंढना है, कीवर्ड। और कीवर्ड मैंने ऑलरेडी आपको हाईलाइट कर दिया है कि कीवर्ड इसमें क्या है। तो जैसे कि आप देख रहे हैं सामान्य बाह्य विशेषताओं की बात करी जा रही है। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं आपको मिल रहा है एक कीवर्ड बाह्य विशेषता। तो जब आप पढ़ते होंगे जो सामाजिक तथ्य है उसमें विशेषता बताई गई है क्या, कि वो बाह्य होता है, यानी उसमें बाध्यता और बाह्यता होती है, तो हमारे वो बाहर होता है। तो इस तरह से हम जो सामाजिक घटनाएं हैं उनको उसके पर्सपेक्टिव में देख सकते हैं। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, बाह्यता और बाध्यता की बात कर रहा है। तो इसलिए इसमें आंसर क्या होना चाहिए, मैक्स वेबर, गार्फिंकल, मीड या फिर दुर्खीम या स्पेंसर। तो आंसर आपका हो जाएगा दुर्खीम, क्योंकि बाह्यता और बाध्यता की बात किसने की है, इमाइल दुर्खीम ने। तो आपका ऑप्शन 4 करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है यह स्पष्ट है कि एक स्थिति को दी हुई प्रजातियों के संबंध में रोगात्मक रूप में परिभाषित किया जा सकता है। तो यहाँ पे क्या कह रहा है, रोगात्मक रूप में परिभाषित किया जा सकता है स्वास्थ्य एवं अस्वस्थता की स्थिति को अमूर्त रूप में एवं पूर्णतः परिभाषित नहीं किया जा सकता है, यह किसने कहा है। तो अगर आप ऐसे देखेंगे तो आपको लगेगा पता नहीं क्या कह रही है डेफिनेशन। तो यहाँ पे बात हो रही है पैथोलॉजिकल की, और यहाँ पे जो बात हो रही है मॉर्बिडिटी की हो रही है। तो यहाँ पे आपको दो कीवर्ड मिल रहे हैं। एक तो ये हो रहा है एक स्थिति को दी हुई प्रजातियों के संबंध में रोगात्मक रूप में परिभाषित किया जाएगा, और दूसरे में स्वास्थ्य एवं अस्वस्थता की स्थिति को अमूर्त रूप में एवं पूर्णतया परिभाषित नहीं किया जा सकता। तो यहाँ पे आपको दो कीवर्ड मिल रहे हैं। यहाँ से आप कर सकते हैं कि इसकी बात किसने की है, तो माल्थस, फ्रायड, दुर्खीम या फिर कार्ल मार्क्स या जॉनसन। तो यहाँ पे भी आपका आंसर हो जाएगा इमाइल दुर्खीम। तो दुर्खीम की डेफिनेशन यहाँ काफ़ी अच्छी अच्छी पूछी गई हैं, जिससे आपको थोड़ा सा समझने में प्रॉब्लम हो सकती है। पर ये बात यहाँ पे जो स्वास्थ्य का मतलब है वो आप पवित्र, और अस्वास्थ्य का मतलब अपवित्र से आप ले सकते हैं। तो आप इससे फाइंड आउट कर पाएंगे कि क्या आंसर हो सकता है। तो ये आपको हेल्प करेगा इसको फाइंड आउट करने में। और मैंने पहले ही कहा था डेफिनेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी अलग है। तो अगर आप ध्यान से नहीं पढ़ेंगे तो आपको बहुत ही मुश्किल हो जाएगा आंसर्स को फाइंड आउट करने में। तो नेक्स्ट हम लोग डेफिनेशन देख लेते हैं। इसमें क्या कह रहा है, एक समाजशास्त्र एक विशेष समाज विज्ञान है। तो विशेष समाज विज्ञान की बात करी, सामाजिकरण की प्रक्रिया के संबंध में सहयोग एवं पृथक्करण और ऐसे ही अंतर्मानवीय व्यवहार को समाहित करता है। ये दृष्टिकोण किसका है, बहुत ही डिफरेंट डेफिनेशन है, बहुत ही अलग है। तो इसको समझना थोड़ा सा मुश्किल काम है, लेकिन इसमें सोशियोलॉजी को इन्होंने क्या माना, स्पेशल सोशल साइंस माना है, जिसमें इंटर ह्यूमन बिहेवियर की बात कर रहे हैं। तो ये काफ़ी अच्छी डेफिनेशन है। तो यहाँ पे एक तो समाज विज्ञान को, समाजशास्त्र को विशेष विज्ञान मानते हैं, और दूसरा सहयोग और पृथक्करण दोनों की ही बात करी है। उसके साथ ही
इन्होंने अंतर मानवीय व्यवहार को की भी बात करी, यानी इंटर ह्यूमन बिहेवियर की भी बात करी है। तो ये कुछ की वर्ड हैं, और जैसे कि आप लोग इनकी डेफिनेशन तो पढ़ते ही रहते हैं, वार्ड, जिन्सबर्ग, टॉनिस, सीमेल, तो इनकी पता रहती है। अब डेफिनेशन भी थोड़ा सा अलग लग रही है और आंसर भी थोड़ा सा अलग है। तो लियोपार्ड वॉन-वीच की ये डेफिनेशन है, तो आपको लर्न कर लेना है कि ये डेफिनेशन किसकी है, लियोपार्ड वॉन-वीच की। और इसमें हेल्प की मतलब सहयोग और पृथक्करण दोनों चीज़ की बात हो रही होगी। ये आपका कीवर्ड है, यहाँ से आप इसको कर सकते हैं। ठीक है, एसोसिएशन और डिसोसिएशन दोनों की ही बात कर रहा है, तो इस वजह से ये इंपॉर्टेंट डेफिनेशन हो जाएगी। नेक्स्ट हम लोग डेफिनेशन देखते हैं। तो बहुत सारी नई नई आपको डेफिनेशन मिल रही हैं देखने को, यही इस पेपर को करने का मकसद है। तो चलिए नेक्स्ट डेफिनेशन देख लेते हैं। किसके अनुसार ज्ञान का समाजशास्त्र, आंसर आपको समझ में आ गया होगा कि ज्ञान का समाजशास्त्र सोशियोलॉजी ऑफ नॉलेज की बात किसने करी है। एक प्रयोग सिद्ध सामाजिक ऐतिहासिक परिस्थितियों एवं ज्ञान विशेष रूप से बौद्धिक ज्ञान, विचार, विश्वास, नैतिकता एवं विचारधारा के बीच का संबंध है। तो यहाँ सिर्फ एक ही कीवर्ड है, ज्ञान का समाजशास्त्र यानी सोशियोलॉजी ऑफ नॉलेज की बात कौन करता है। जैसे कि उसमें देखा जाए तो सोशियोलॉजी ऑफ नॉलेज इज द रिलेशनशिप बिटवीन एम्पिरिकल सोशो हिस्टोरिकल सर्कमटेंसेस एंड नॉलेज, पर्टिकुलरली इंटेलेक्चुअल नॉलेज, आइडियाज, बिलीफ एंड मॉरलिटी एंड आइडियोलॉजी के बीच में उन्होंने रिलेशन बताया। तो आपको वो सब नहीं देखना है, आपको ये देखना है कि सोशियोलॉजी ऑफ नॉलेज की बात कौन करता है। तो दुर्खिम तो करते नहीं, पॉपर तो करते नहीं, डिल्थी तो करते नहीं, कोजर तो करते नहीं, तो इसमें आंसर हो जाएगा कार्ल मैनहेम। तो ऑप्शन सी जो है वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं क्या कहा जा रहा है। नेक्स्ट डेफिनेशन भी इम्पोर्टेंट है। समाजीकरण को हमेशा सामंजस्य एवं संघर्ष, आकर्षक एवं विकर्षक दोनों और प्रेम तथा घृणा दोनों ही शामिल हैं, ये किसने कहा। तो ये सोशलाइजेशन की जो डेफिनेशन है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और यहाँ पे आप देख रहे हैं इसमें अगर आप देखेंगे तो आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगा एसोसिएशन की बात किसने करी है। तो जो एसोसिएशन है वो ऑलवेज इन्वॉल्व्स हार्मनी एंड कॉन्फ्लिक्ट, अट्रैक्शन एंड रिपल्शन, इसकी बात लव एंड हेटर्ड, इसकी बात किसने करी है। तो बहुत ही अच्छे अच्छे कीवर्ड्स आपको मिल रहे हैं, यहाँ से आप कर सकते हैं कि एसोसिएशन में ये सारी चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं। आकर्षक, विकर्षक, प्रेम, घृणा, सामंजस्य और संघर्ष, ये बात किसने कही। तो बहुत ही अलग, बहुत ही इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है। और ये किसने कही है, ये बात कही है सिमेल ने। तो आपका आंसर हो जाएगा नंबर 1। तो सिमेल की डेफिनेशन ये बहुत ही अच्छी है। सामाजिकरण में सामंजस्य भी होगा, संघर्ष, आकर्षक, विकर्षक और प्रेम, घृणा दोनों चीज़ें होंगी। तो आप प्रेम और घृणा से याद कर सकते हैं जॉर्ज सिमेल की डेफिनेशन है। नेक्स्ट प्रत्ययमूलक संस्कृति यानी जो आपके कॉन्सेप्ट हैं ये तो पता होगा। आइडिएशनल कल्चर, सनसेट, आइडियलिस्टिक की बात किसने करी है। तो ये प्रत्ययमूलक संस्कृति, अनुभवमूलक संस्कृति, आदर्शवादी संस्कृति की संकल्पना किसने दी है। ये तो सोरोकिन ने दी है, सभी लोगों को पता है। द न्यू सोशलॉजिकल इमेजिनेशन जो बुक है वो किसकी है। द न्यू सोशलॉजिकल इमेजिनेशन स्टीव फुलर की है। और सी राइट मिल्स की क्या है, सोशलॉजिकल इमेजिनेशन। तो अगर सोशलॉजिकल इमेजिनेशन होगा तो सी राइट मिल्स हो जाएगा, और अगर न्यू लगा होगा तो वहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, स्टीव फुलर। तो नए से आपको याद करना है क्योंकि नया नया नाम किसका है, स्टीव फुलर का है। और स्टीव फुलर की बुक हो जाएगी न्यू सोशलॉजिकल इमेजिनेशन। केवल सोशलॉजिकल इमेजिनेशन होगा तो वो तो पता ही है, सी राइट मिल्स हो जाएगा। तो यहाँ पे ये भी आपको बहुत अच्छा क्वेश्चन मिला। नेक्स्ट हम लोग अगर बात करते हैं क्या क्वेश्चन है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है प्राकृतिक चयन इस प्रकार केवल एक प्रक्रिया का वर्णन है एवं एक अपरिष्कृत और तैयार प्रक्रिया का परवाह किए बिना एक शक्ति नहीं है, यह कारण नहीं है, कुछ नया उत्पन्न नहीं करता है, यह उद्विकास का केवल गैर ऊर्जाशील कारक है। तो ये आपका नया कीवर्ड है कि किसने बोला है गैर ऊर्जाशील कारक है। जब यहाँ पे प्राकृतिक चयन की बात हो रही है यानी नेचुरल सिलेक्शन की बात हो रही है और उसमें नॉन एनर्जिक फैक्टर की बात हो रही है, तो आपको यहाँ से याद करना है कि जब नॉन एनर्जेटिक फैक्टर की बात होगी किसमें, नेचुरल सिलेक्शन में, तो आपका क्या हो जाएगा आंसर। ये बहुत इंपॉर्टेंट कीवर्ड मैंने आपको बताया है, आप यहाँ से याद कर लेना ये आंसर। ये बात किसने कही, राधा कमल मुखर्जी, डीपी मुखर्जी, चट्टोपाध्याय,
रामकृष्ण मुखर्जी या फिर आईपी देसाई। तो ये आपको लग रहा होगा नेचुरल सिलेक्शन से मे बी राधा कमल मुखर्जी हो, लेकिन ये डेफिनेशन डीपी मुखर्जी की है। तो याद आपको क्या करना है, नेचुरल सिलेक्शन की बात होगी और उसमें कीवर्ड क्या है, गैर ऊर्जाशील कारक, और मैं कहूँगी इंग्लिश में आप लर्न करिए नॉन एनर्जेटिक फैक्टर। तो यहाँ से आपको क्या होगा, इजी पड़ जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं, ये बुक किसकी है, प्रोफेशनल इथिक एंड सिविक मॉरल। तो ये बुक किसकी है, प्रोफेशनल इथिक एंड सिविक मॉरल बुक किसकी है, ये है इमाद दुर्खीम की। और इसमें इन्होंने गिल्ड सोशलिज्म का यूज़ किया है। ये भी क्वेश्चन कहीं पूछा गया था कि किस बुक में इस वर्ड का यूज़ किया है, तो इसी बुक में उन्होंने यूज़ किया था। नेक्स्ट है थ्योरी ऑफ टेक्नोलॉजिकल डिटर्मिनिज्म। ये किसका है, थ्योरी ऑफ टेक्नोलॉजिकल डिटर्मिनिज्म या फिर प्रौद्योगिक निर्धारणवाद के साथ कौन संबंधित है, तो प्रौद्योगिक निर्धारणवाद के साथ संबंधित है वेबलिन। तो ऑप्शन 2 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, यह किसने कहा कि धर्म पवित्र वस्तुओं के सापेक्ष विश्वासों एवं कार्यप्रणालियों की एकीकृत प्रणाली है, और अर्थात पृथक की गई वस्तुएं एवं निषिद्ध विश्वास तथा कार्य प्रणालियाँ जो गिरजाघर नामक एक नैतिक समुदाय के साथ संयुक्त हो जाती हैं रूप में मिलकर कार्य करता है, जिससे उसके साथ सभी जुड़ जाते हैं। तो देखिए इतनी लंबी लंबी डेफिनेशन है, लेकिन कीवर्ड आपको पहली लाइन में मिल रहा है, तो आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। पवित्र और अपवित्र की बात किसने की, दुर्खीम ने। तो ये बस बड़ी बड़ी लिखी हुई हैं, लेकिन आंसर्स इनके बहुत ही सिंपल हैं, तो करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, सामाजिक उद्विकास की धारणा प्रत्यक्ष रूप से कौन से सिद्धांतों से ली गई। तो सामाजिक उद्विकास की जब बात होगी, सोशल एवोल्यूशन की बात होगी, तो वो किससे लिया गया है, जीव वैज्ञानिक उद्विकास से। तो आपका ऑप्शन 4 करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, हु इज़ द ऑथर ऑफ पेडागॉगी ऑफ ऑप्रेस्ड। पेडागॉगी ऑफ ऑप्रेस्ड के लेखक कौन है, तो ये तो मैंने आपको बुक इम्पॉर्टेंट बुक्स में लर्न कराया है और कई बार आई भी हुई है। तो ये बुक है पाओलो फेरे की। तो यहाँ पे ऑप्शन 2 करेक्ट हो जाएगा। तो ये भी आपका बेनिफिट होता है जब आप बार बार बुक्स को करते रहते हैं। हु इज़ द ऑथर ऑफ द इंटरप्रिटेशन ऑफ कल्चर्स। इंटरप्रिटेशन ऑफ कल्चर्स बुक किसकी है, तो ये भी आपको मैंने लर्न कराया है, क्लिफर्ड गिट्स। और अगर आपको नई नई बुक्स को इसी तरह जानना है, तो आपको क्या करना है, मेरी जो इम्पोर्टेंट बुक वाली प्लेलिस्ट है उसमें जाके आपको बुक्स लर्न कर लेनी। जो भी आपका पोर्शन वीक है, बुक्स है, कॉन्सेप्ट है, डेफिनेशन है, या आप वर्ड की मीनिंग समझना चाहते हैं, तो 2 मिनट जिस्ट वाली प्लेलिस्ट देख लेना, जो भी आपको लगता है कि मुझे इस पे काम करने की ज़रूरत है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं द सोशोलॉजिकल इमेजिनेशन किसकी बुक है, तो सोशोलॉजिकल इमेजिनेशन अभी मैंने भी बताया था सी राइट मिल्स की है। और अगर यहाँ पे न्यू सोशोलॉजिकल इमेजिनेशन लग जाएगा तो क्या हो जाएगा, स्टीव फुलर की बुक हो जाएगी। तो एक क्वेश्चन से आप 2 चीज़ों को लर्न कर सकते हैं और 2 ये आपको बेनिफिट पहुँचाएगी। ठीक है, तो ये हो गया। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं इस बुक के द कमिंग क्राइसिस ऑफ वेस्टर्न सोशोलॉजी बुक किसकी है, तो ये तो बहुत बार आ चुकी है, ये बुक है एल्विन गोल्डनर की। तो आपका ऑप्शन 1 करेक्ट हो जाएगा। तो यही बेनिफिट होता है जब आप लगातार बुक्स को करते रहते हैं। और ये वाली बुक पब्लिश कब हुई थी, 1970 को पब्लिश हुई थी, क्योंकि आजकल ईयर्स भी काफ़ी पूछ रहे हैं, तो ये दिक्कत हो जाती है। और अगर हम लोग बात करें सोशोलॉजिकल इमेजिनेशन की कब पब्लिश हुई है, तो वो हुई है 1959 को। तो ये है। और ये थी, इसके पहले कौन सी थी, द इंटरप्रिटेशन ऑफ कल्चर जो बुक थी वो पब्लिश हुई थी आई थिंक 1973 को। तो ये कुछ ईयर्स हैं जो इम्पोर्टेंट हैं, क्योंकि आजकल सीक्वेंस में पूछ लेता है तो प्रॉब्लम हो जाती है। बाकी तो खैर इतना नहीं लर्न हो सकता है किसी को भी कि सारा ही ईयर लर्न कर ले। तो हम लोगों ने यहाँ तक कर लिया था। नेक्स्ट है द बुर्जुआसीज पब्लिक स्फेयर की बात कौन करता है, तो इसमें आप इसको याद आपको करना है पब्लिक स्फेयर से। तो पब्लिक स्फेयर की बात किसने की, पब्लिक स्फेयर की बात करी थी हैबरमास ने। तो ये आंसर इसमें क्या हो जाएगा, हैबरमास हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन यहाँ पे आपका 4 करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग
देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है सार्वजनिक रूप से प्रदर्शित आर्थिक शक्ति चाहे तो क्रेताओं की आमदनी या क्रेताओं की संचित पूंजी के ऊपर धन का व्यय एवं विलासिता के सामानों एवं सेवाओं की प्राप्ति करना है। तो ये इसका क्या मतलब हो जाएगा, यहाँ पे किस चीज़ की बात हो रही है, यहाँ पे बात हो रही है प्रत्यक्ष उपभोग यानी कॉन्स्पिक्यूअस कंजम्पशन की बात हो रही है। जब हम चीज़ों को दिखाने के लिए यूज़ करते हैं या बहुत अपने आप को ये दिखाते हैं कि किस तरह से हम कितना ज़्यादा हम व्यय कर रहे हैं, कितना हम उसमें है, तो वो क्या हो जाता है, प्रत्यक्ष उपभोग हो जाता है, कॉन्स्पिक्यूअस कंजम्पशन हो जाता है। तो ऑप्शन 2 करेक्ट हो जाएगा। हु इज़ द ऑथर ऑफ रेडिकल होप। तो मैंने ये वाली बुक भी आपको बताई है कि रेडिकल होप किसकी बुक है, तो ये यूजीसी नेट में काफ़ी आता रहता है और ये बुक है जोनाथन लियर की। तो इस तरह से आपको बुक्स में तो काफ़ी बेनिफिट मिलेगा अगर आप करते रहेंगे। तो जोनाथन लियर की बुक है रेडिकल होप, काफ़ी इम्पोर्टेंट है, जो कि 2006 में आई थी। तो ये बुक भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है, जोनाथन लियर की रेडिकल होप। यूजीसी नेट के लिए तो काफ़ी इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये आती रहती है उसमें। और इसी के साथ साथ लिक्विड लव, ये भी काफ़ी अच्छी बुक है ऑन दी फ्रेलिटी ऑफ ह्यूमन बॉन्ड्स। तो ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट बुक है, ये तो आप जानते ही होंगे लिक्विड लव। तो ये किसकी बुक थी, ये वाली बुक थी जिंगमन बॉमन की। ये तो बहुत फेमस है, इसमें कुछ डिस्कशन की नीड नहीं है। हु वॉज द फर्स्ट सोशोलॉजिस्ट टू यूज द टर्म सोशल स्ट्रक्चर। सामाजिक संरचना की सबसे पहले बात किसने की, ये तो बहुत बार पूछा जा चुका है। तो सबसे पहले बात करी थी स्पेंसर ने, तो इस वजह से इसका आंसर हो जाएगा स्पेंसर, ऑप्शन 2। इथोस एंड इडोस कॉन्सेप्ट किसने दिया, ये भी आपको पता ही है। इथोस एंड इडोस की बात कौन करता है, सबसे पहले क्रोबर ने बात की। तो आपका ऑप्शन 4 करेक्ट हो जाएगा। तो कुछ कुछ क्वेश्चंस बहुत सिंपल हैं जिसमें बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। कौन सा सिद्धांत अपराधी व्यवहार को सादृश्य उत्पन्न करने वाले सामाजिक प्रक्रियाओं में तनाव एवं विफलताओं के परिणाम के रूप में देखता है। तो ये अच्छा क्वेश्चन है और आप जानते ही हैं जब उसमें बात होती है कि ये डेलिक्वेंट बिहेवियर की बात होती है और उसमें सोशल प्रोसेस की बात होती है, तो क्या होता है, ज़्यादातर आपको देखना है कि कौन ये अपराधी व्यवहार की बात करता है। तो संरचनात्मक प्रक्रियात्मक यानी स्ट्रक्चरल फंक्शनल पर्सपेक्टिव, कॉन्फ्लिक्ट में तो कॉन्फ्लिक्ट की बात होगी, उद्विकासी सांस्कृतिक और घटना क्रिया संबंधी यानी फिनोमेनोलॉजी में तो ऐसी कोई बात होती नहीं है। तो इसका मतलब है स्ट्रक्चरल फंक्शनल पर्सपेक्टिव हो जाएगा। अपराधी व्यवहार को सादृश्य उत्पन्न करने वाली सामाजिक प्रक्रियाओं में तनाव एवं विफलताओं के परिणामों के रूप में देखता है। तो ऑप्शन 1 करेक्ट हो जाएगा, कहीं कॉन्फ्लिक्ट ना आप लोग कर दें, तो इस वजह से मैंने इसको थोड़ा सा बताने की कोशिश की। हु इज़ द ऑथर ऑफ द कल्चरल पैटर्न ऑफ टेक्नोलॉजिकल चेंज। तो ये वाली बुक जो है ये किसकी है, और ये काफ़ी इम्पोर्टेंट बुक है। तो इस बुक के जो ऑथर हैं वो कौन है, एच.एस. मैन, मॉर्गन, मैरेट, मर्डॉक या फिर मीड। तो ये है मार्गरेट मीड, एम मीड लिखा है ना, तो इस वजह से मार्गरेट मीड की ये बुक है। कल्चरल पैटर्न ऑफ टेक्नोलॉजिकल चेंज काफ़ी इंपॉर्टेंट बुक है, कई बार पूछी जा चुकी है, तो मार्गरेट मीड की आपको भूलना नहीं है। और ये वाली जो बुक पब्लिश हुई थी वो बुक पब्लिश हुई थी 1953 को, कल्चरल पैटर्न ऑफ टेक्नोलॉजिकल चेंज, और लिखी किसने है, मार्गरेट मीड ने लिखी है। तो ये आपके लिए इम्पोर्टेंट रहेगी। नेक्स्ट है हु इज़ द ऑथर ऑफ अ साइंटिफिक थ्योरी ऑफ कल्चर। तो ये तो बहुत बार पूछी गई है, साइंटिफिक थ्योरी ऑफ कल्चर बुक किसकी है, तो ये बुक है मैलिनस्की की। तो ऑप्शन हो जाएगा इसमें 3 करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है रेडक्लिफ ब्राउन हैज़ टेकन द कॉन्सेप्ट ऑफ फंक्शन फ्रॉम। तो जो उन्होंने फंक्शन लिया है कॉन्सेप्ट, वो कहाँ से लिया है ये आपको बताना है, इकोनॉमिक्स से, बायोलॉजी से, बॉटनी से, जूलॉजी से या फिजिक्स से। तो उन्होंने फंक्शन को लिया है बायोलॉजी से, तो ऑप्शन आपका 2 करेक्ट आंसर हो जाएगा। कहाँ से लिया है, बायोलॉजी से। तो बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हैं, अलग हैं, यानी जीव विज्ञान से लिया हुआ है।
नेक्स्ट हम क्वेश्चन की बात करें तो उस लेखक की पहचान करना है जिसने कहा सामाजिक संरचना एक क्या है, शब्द है जिसका प्रयोग अंतः संबंधित संस्थाओं, अभिकरणों, सामाजिक प्रतिमानों की एक व्यवस्था एवं साथ ही साथ समूह में प्रत्येक व्यक्ति द्वारा धारण की जाने वाली परिस्थिति तथा भूमिकाओं के लिए किया जाता है। तो यहाँ पे सोशल स्ट्रक्चर की डेफिनेशन पूछी गई है जो कि काफ़ी अलग है। तो आपको पहचानना है कि इसमें क्या कहा जा रहा है। तो आपको मैं कीवर्ड जो मैंने हाईलाइट की, अंतर संबंधित संस्था, अभिकरण, सामाजिक प्रतिमान, व्यवस्था, इन और साथ ही साथ समूह, तो इनके द्वारा तो मैंने ये आपको और यहाँ परिस्थिति और भूमिका को भी इंक्लूड किया। तो मैंने आपको कुछ सोशल स्ट्रक्चर के तत्व बताए हैं अपने इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट वाली वीडियो में। अगर ध्यान से देखा होगा तो मैंने उसमें सभी के बताए हैं, जिसमें लाइट और केलर, जॉनसन, पार्सन्स, इन सभी के उसमें बताए हुए हैं कि किसको आप कैसे पहचाने। तो यहाँ पे सामाजिक संरचना के ये तत्व दिए हुए हैं 4-5। तो ये किसने दिए, अगर आपको पता होगा तो आराम से कर लेंगे। तो ये जो तत्व दिए हुए हैं सोशल स्ट्रक्चर के, वो दिए हैं पार्सन्स ने, जिसमें उन्होंने सामाजिक संस्था, अभिकरण, प्रतिमान और परिस्थिति, भूमिका, इन सभी को लेकर टोटल 5 तत्व दिए हैं सोशल स्ट्रक्चर यानी सामाजिक संरचना के। तो ये भी पूछ लेता है। और वहाँ पे अगर आपको और भी जॉनसन और नेडल इन लोगों के अकॉर्डिंग जानना है कितने कितने तत्व दिए हैं, तो आपको मेरी वो वीडियो देखनी पड़ेगी। द न्यूअर्स ऑफ अफ्रीका बुक किसकी है, तो द न्यूअर से ही पता रहता है आपको, वैसे भी इवांस प्रिचार्ड की है। तो ऑप्शन जो 2 है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। और ये तो काफ़ी अच्छी बुक है, ये बुक पढ़ने वाली है। तो अगर आपको कभी टाइम मिले तो द न्यूअर को पढ़ लेना, काफ़ी कुछ आपको सीखने को मिलेगा। उसके बाद है कल्चर हैज़ बीन डिफाइंड बाय मेरिट एज, मेरिट ने संस्कृति की परिभाषा किसके रूप में दी है। तो ये काफ़ी अलग है। मेरिट ने जो संस्कृति की परिभाषा दी है वो सूचनीय बुद्धि के रूप में दी है। तो यानी कम्युनिकेबल जो इंटेलिजेंस है उसके बारे में ये बात करते हैं, उसके बारे में उन्होंने दिया है। तो ये आपको काफ़ी हेल्प करेगा आप याद करने में। तो इसलिए आप एक बार इंग्लिश में याद कर लीजिएगा तो आपको ज़्यादा हेल्प मिलेगी। कम्युनिकेबल इंटेलेक्चुअल की बात किसने की है, वो है मेरिट। इंटेलिजेंस, कम्युनिकेबल इंटेलिजेंस की बात करते हैं कौन, ये मेरिट। सूचनीय बुद्धि की बात करते हैं संस्कृति की परिभाषा में। और ये बुक काफ़ी इम्पोर्टेंट है, हाउसेज एंड हाउस लाइफ ऑफ द अमेरिकन अबॉर्जिनीज जो बुक है। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट बुक है और ये आजकल काफ़ी पूछी जाने लगी है, हाउसेज एंड हाउस लाइफ ऑफ द अमेरिकन अबॉर्जिन्स। तो ये बुक किसकी है, ये वाली बुक जो है ये है मॉर्गन की। तो हाउसेज एंड हाउस लाइफ से आपको लर्न करना है, मॉर्गन की बुक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, यूजीसी नेट में आजकल काफ़ी पूछी जाने लगी है। नेक्स्ट है हु इज़ द ऑथर ऑफ अ नेचुरल साइंस ऑफ सोसाइटी। तो जब नेचुरल साइंस ऑफ सोसाइटी की बात होती है तो उसमें सबसे पहले जो बात करी है नेचुरल साइंस ऑफ सोसाइटी की, वो रिवर्स, रेडक्लिफ ब्राउन, स्पेयर, टायलर या फिर लेविस। तो इसमें नेचुरल साइंस में वैसे भी रेडक्लिफ ब्राउन का ज़्यादा रहता है। तो ये इसमें आंसर हो जाएगा आपका रेडक्लिफ ब्राउन। नेक्स्ट क्वेश्चन है के सिद्धांत के अनुसार, यानी किसके सिद्धांत के अनुसार आर्थिक प्रणाली और राजनीतिक एवं कानून संबंधी संस्थाओं, साथ ही साथ सामाजिक चेतना के प्रबल रूपों को परिभाषित करने वाले संबंध अंततः उत्पादन के साधन एवं मानव श्रम शक्ति से बने हुए उत्पादन शक्तियों से निर्धारित होते हैं। तो ये तो आपको पता ही है, आर्थिक प्रणाली और इन सब की बात हो रही, तो इसमें क्या हो जाएगा, जाति, वर्ग, पूंजी, राजनीतिक व्यवस्था, ये सब तो होगा नहीं, आंसर हो जाएगा आपका ऐतिहासिक भौतिकवाद के अनुसार आर्थिक प्रणाली और राजनीतिक एवं कानून संबंधी समस्याओं, साथ ही साथ सामाजिक चेतना के प्रबल रूपों को परिभाषित करने वाले संबंध अंततः उत्पादन के साधन एवं मानव श्रम शक्ति से बने हुए उत्पादन शक्तियों से निर्धारित होते हैं। तो ऑप्शन 1 करेक्ट आंसर हो जाएगा। कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो वॉज पब्लिश्ड इन द ईयर, कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो कब पब्लिश हुआ था, तो ये बहुत सिंपल है, 1848 को पब्लिश हुआ था। ऑप्शन 3 करेक्ट हो जाएगा।
नेक्स्ट है, किसने तर्क दिया कि विकसित उत्तर पूंजीवादी समाजों में वर्गों की उत्पत्ति सत्ता द्वारा संचालित समितियों के पद से हुई है? तो बहुत ही अच्छा मिला आपको क्वेश्चन। यहाँ पे एक तो पोस्ट कैपिटलिस्ट की बात हो रही है, उससे भी आप कर सकते हैं, क्योंकि पोस्ट कैपिटलिस्ट की और किसी ने भी बात नहीं करी है। उसी के साथ साथ इन्होंने अथॉरिटी की भी बात करी, और अथॉरिटी की बात और कौन करता है? केवल और केवल डैरेनडार्फ करते हैं। तो ऑप्शन आपका डैरेनडार्फ यानी 4 ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसने संघर्ष को तनाव प्रबंधन की एक प्रक्रिया के रूप में देखा? तो मैंने कॉन्फ्लिक्ट के सारे ही थिंकर्स जो हैं बहुत अच्छे से पढ़ाए हैं, और अगर आपको नहीं पता तो आप एक बार देख लेना, पता तो होगा। ये तो काफ़ी क्वेश्चन सिंपल है। तो तनाव प्रबंधन यानी टेंशन मैनेजमेंट की बात कौन करता है? तो कॉन्फ्लिक्ट में टेंशन मैनेजमेंट के रूप में देखा है केवल कोज़र ने, क्योंकि वो कहते हैं छोटे छोटे कॉन्फ्लिक्ट होते रहने चाहिए, नहीं तो वो एक साथ जब फिर बाद में विस्फोट होता है तो वो बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो कॉन्फ्लिक्ट को उन्होंने सेफ्टी वॉल्व के रूप में यूज़ किया है। तो ऑप्शन 3 जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। आदर्शवादी राज्य कुछ वास्तविकताएं उत्पन्न करता है जो उन्हें विशिष्ट एवं विशेषीकृत संस्थाओं के रूप में तत्काल पर्यवेक्षक के समक्ष प्रस्तुत करता है। ये किसने कहा है? तो ये बहुत अच्छी डेफिनेशन है आइडियोलॉजिकल स्टेट की। और जब यहाँ पे आप देखेंगे आइडियोलॉजिकल स्टेट अपरेटस की बात हो रही है, इंग्लिश में अगर देखें तो ज़्यादा पता चलेगा। आइडियोलॉजिकल स्टेट अपरेटस की बात किसने की है? तो आपको समझ में आ जाएगा, वो केवल और केवल अल्थुज़र ही बात करते हैं। आइडियोलॉजिकल स्टेट अपरेटस की बात उन्होंने ही करी है। तो वहाँ पर आपका ऑप्शन हो जाएगा 3 करेक्ट आंसर। हु इज़ द ऑथर ऑफ द वन डायमेंशनल मैन? वन डायमेंशनल मैन के ऑथर कौन है? मार्क्यूज हैं। तो ये तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। नेक्स्ट है द कल्चर इंडस्ट्रीज। कल्चर इंडस्ट्रीज किससे एसोसिएटेड है? तो ये तो आपको पता ही होना चाहिए, अडोर्नो से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पार्सन्स के कार्य संबंधी सामान्य सिद्धांत के लिए प्राकल्पना में अन्य बातों के अलावा एक कार्य सिद्धांत की आवश्यकता के लिए एक तर्क शामिल था, जो किस पे आधारित था? तो ये क्वेश्चन काफ़ी अलग है, तो इसमें थोड़ा सा आपको देखना पड़ेगा। तो पार्सन्स की बात हो रही है और उसमें उन्होंने बात करी है कि सामान्य सिद्धांत के लिए प्राकल्पना में अन्य बातों के अलावा एक कार्य सिद्धांत की आवश्यकता के लिए एक तर्क शामिल था। वो तर्क किस पे आधारित था? स्वच्छतावादी स्थापना, सामाजिक स्थितियों, ऐतिहासिक जड़ों, सांस्कृतिक बंधनों, सामूहिक स्मरण। तो अगर देखा जाए कलेक्टिव मेमोरी की तो वो बात करते नहीं हैं, कल्चरल मॉर्निंग्स की भी बात करते नहीं हैं, हिस्टोरिकल रूट्स भी नहीं, सोशल कंडीशंस भी नहीं। तो ऑप्शन बचता है एक यही, स्वच्छतावादी स्थापना यानी वॉलंटरिस्टिक फाउंडेशन की बात उन्होंने की है। तो यहाँ पे ऑप्शन 1 करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, तो किसके अनुसार समाज हमेशा एक छोटी संख्या में पुरुषों द्वारा एक अभिजात वर्ग द्वारा शासित होता है, उस समय भी जब यह एक पूर्ण रूप से जनतांत्रिक संगठन मालूम पड़ता है? तो ये बात किसने की है? तो ये बात यहाँ पे बात हो रही है एलीट क्लास की, और एलीट क्लास की बात कौन करता है? पैरेटो। तो यहाँ पे ऑप्शन 3 करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, हु इज़ द ऑथर ऑफ मैन एंड सोसाइटी? तो मैन एंड सोसाइटी बुक किसने लिखी है? मैन एंड सोसाइटी बुक लिखी है कार्ल मैनहीम, पैरेटो, एरो या फिर बूगल या बॉटोमर। तो मैन एंड सोसाइटी बुक किसने लिखी है? वो लिखी है पैरेटो ने। ये तो काफ़ी पुरानी बुक है, तो पता ही होगी। मैन एंड सोसाइटी करके एक बुक है जो कि इसमें ऑप्शन नहीं दिया हुआ है, तो मैं मैन एंड सोसाइटी एन एज ऑफ रिकंस्ट्रक्शन बुक है। तो वो बुक कार्ल मैनहीम की। तो यहाँ पे वैसे कार्ल मैनहीम ऑप्शन भी सही हो सकता था, लेकिन आयोग ने पैरेटो को माना है। तो पैरेटो के अकॉर्डिंग जो बुक थी वो मैन की जगह माइंड होना चाहिए था, लेकिन ये ऑप्शन पता नहीं उन्होंने क्यों ऐसे बनाया हुआ है। तो इस वजह से अगर हम पैरेटो को देखें तो मैन की जगह माइंड होना चाहिए, माइंड एंड सोसाइटी। और मैन एंड सोसाइटी जो बुक है वो जॉन
प्लामेनार्ट्स हैं। एग्जैक्टली इनकी ये बुक है, और शायद थोड़ा सा मिस्टेक हो गया होगा, तो मैन लिख गया है यहाँ पे, तो मैंने भी उसको ही रीड आउट कर दिया था। तो मैन की जगह माइंड एंड सोसाइटी बुक होगी पैरेटो की, अगर पैरेटो को ही माने, और आंसर यहाँ पे पैरेटो ही माना गया है, तो आई थिंक थोड़ा सा प्रिंट में मिस्टेक हो गया होगा। तो यहाँ पे पैरेटो की जो बुक है वो माइंड एंड सोसाइटी करेक्ट है। और कार्ल मैनहीम की भी है, वो मैंने आपको बताया, मैन एंड सोसाइटी एज एन एज ऑफ रिकन्स्ट्रक्शन करके है, और इस नाम से जो बुक है मैन एंड सोसाइटी के ही नाम से वो जॉन प्लामेनार्ट्स की है। तो ये थोड़ा सा इस क्वेश्चन में आप करेक्ट कर लेना, बाकी किसी में कोई प्रॉब्लम नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रतीकात्मक पारस्परिक अंतःक्रियावाद अर्थ को एक सामाजिक उत्पाद के रूप में, उत्पन्न रचना के रूप में और पारंपरिक क्रिया करते समय लोगों की गतिविधियों को परिभाषित करने के माध्यम से समझता है। ये किसने कहा है? तो जब बात हो रही है यहाँ पे सिंबॉलिक इंटरेक्शनिज्म की, तो सिंबॉलिक इंटरेक्शनिज्म की और कोई बात ही नहीं करता, ब्लूमर ही करते हैं। तो ऑप्शन आपका 4 करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, अल्फ्रेड शूट्स के अनुसार मनुष्य की आधारभूत एवं सर्वोच्च वास्तविकता है। मनुष्य की आधारभूत और सर्वोच्च जो वास्तविकता है वो क्या है, यानी जो उनकी पैरामाउंट रियलिटी की बात हो रही है, कौन सी है? तो प्रतिदिन के जीवन की दुनिया, उसका समीपवर्ती परिवेश, उसके द्वारा संवाद करने के लिए प्रयोग किए जाने वाले प्रतीक, उसकी पारस्परिक क्रिया में शामिल अर्थ, या हमेशा दुरूह। तो प्रतिदिन के जीवन की दुनिया ही उनके अकॉर्डिंग जो है वही वास्तविकता है, यानी द वर्ल्ड ऑफ एवरीडे लाइफ जो है वो ही वास्तविकता है। तो ऑप्शन 1 करेक्ट हो जाएगा। अल्फ्रेड शूट्स के अकॉर्डिंग भारत के भौतिक के साथ साथ सामाजिक सांस्कृतिक विश्व की अनुभूति प्रारंभ से ही निम्नलिखित में किसके संबंध में होती है? तो वो किसके संबंध में होती है? वो होती है प्रतीक, संकेत, चिन्ह, अर्थ या फिर प्रकार के रूप में। तो वो टाइप्स के रूप में होती है, यानी प्रकार के रूप में होती है। तो यहाँ पे हो जाएगा भौतिक के साथ साथ सामाजिक सांस्कृतिक विश्व की अनुभूति प्रारंभ से ही निम्नलिखित प्रकार के संबंध में होती है। तो यहाँ पे आंसर जो है वो आपका 5 सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। बर्जर और लकमैन के अनुसार सामाजिक व्यवस्था इसकी उत्पत्ति एवं अस्तित्व दोनों के संदर्भ में है। क्या है? तो दोनों के संदर्भ में है, एक सामाजिक उत्पाद, सामाजिक अंतःक्रिया का परिणाम, सांस्कृतिक उत्पाद, चालू मानव उत्पाद, या एक मनोवैज्ञानिक संरचना। तो ये हो जाएगा एक चालू मानव उत्पाद, यानी एन ऑन गोइंग ह्यूमन प्रोडक्शन हो जाएगा। तो लकमैन के अनुसार जो सोशल सिस्टम है इसकी उत्पत्ति और अस्तित्व एक ऑन गोइंग ह्यूमन प्रोडक्शन के संबंध में है। तो ऑप्शन आपका 4 करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, गारफिंकल के अनुसार निर्जाति प्रणाली विज्ञान एथनोमेथोडोलॉजी से संबंधित है। तो क्या संबंधित है एथनोमेथोडोलॉजी से? प्रतिदिन की पारस्परिक क्रिया, अनुसार साधारण समाज, सामाजिक समूह में व्यक्ति का व्यवहार, मानव चेतना का अध्ययन, संस्कृति द्वारा मनुष्य को प्रभावित करने की शैली। तो ये हो जाएगा इमॉर्टल ऑर्डिनरी सोसाइटी, यानी अनुसार साधारण समाज। तो ऑप्शन 2 करेक्ट हो जाएगा। गिडिंग्स के अनुसार संरचना सिद्धांत के अनुसार है। तो गिडिंग्स के अनुसार क्या है? संरचना कार्य को निर्धारित करती है, संरचना कार्य को निर्धारित नहीं करती है, संरचना कार्य को निर्धारित नहीं करती है या इसके विपरीत, कार्य संरचना को पुनः उत्पन्न करती है, संरचना का हमेशा निर्माण होता रहता है। तो इसमें हो जाएगा संरचना कार्य को निर्धारित नहीं करती है या इसके विपरीत। तो ये वाला इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा, जबकि ये किसी को लग भी नहीं सकता है। तो इस वजह से यहाँ पे ऑप्शन जो 3 है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। जब वो थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चरेशन की बात करते हैं तो उसका मतलब है स्ट्रक्चर डज नॉट डिटरमाइन एक्शन और वाइस वर्सा। ठीक, तो ऑप्शन 3 करेक्ट आंसर हो जाएगा। हु इज़ द ऑथर ऑफ मॉडर्निटी एंड होलोकॉस्ट? मॉडर्निटी एंड होलोकॉस्ट के जो राइटर हैं वो कौन है? अल्थुज़र
बॉडिलार्ड बॉमन, बार्स या फिर सीमन द बुआ। तो जिगमंड बॉमन है, तो ऑप्शन यहाँ पे 4 करेक्ट हो जाएगा। और ये वाली बुक आई कब थी? 1989 को। बोरदेव के अनुसार हैबिटस से संबंधित है, तो बोरदेव के अनुसार जो हैबिटस से संबंधित है वो क्या है? प्रतिदिन के व्यक्ति के प्रतिदिन के अनुभव, यानी द एवरीडे एक्सपीरियंस ऑफ इंडिविजुअल, या व्यक्ति के ज्ञान के भंडार, द इंडिविजुअल्स स्टॉक ऑफ नॉलेज, व्यक्ति के खेत की संरचना एवं इतिहास, यानी द स्ट्रक्चर एंड हिस्ट्री ऑफ अ फील्ड। तो यहाँ पे खेत से समझने में हो सकता है प्रॉब्लम हो जाए, लेकिन आंसर यही सही होगा, द स्ट्रक्चर एंड हिस्ट्री ऑफ अ फील्ड, यानी व्यक्ति के खेत की संरचना एवं इतिहास हैबिटस से संबंधित है, तो ऑप्शन 3 सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, किसके अनुसार विशेष पर्यावरण की अंगभूत संरचना भौतिक बनावट उत्पन्न करती है? तो यहाँ पे बात किसकी हो रही है? यहाँ पे बात हो रही है, एक हैबिटस की ही बात हो रही है। तो यहाँ पे आंसर अब आपको समझ में आ गया होगा, क्योंकि यहाँ पे पूछ रहा है विशेष पर्यावरण की अंगभूत संरचना भौतिक बनावट उत्पन्न करती है। तो हिंदी में थोड़ा सा दिक्कत लगता है, लेकिन इंग्लिश में अगर आप देखेंगे तो आपको ठीक से समझ में आ जाएगा यहाँ पे किसकी बात हो रही है, हैबिटस की। तो अब आपको आंसर समझ में आ गया कि बोरदेव ही आंसर है, तो इसीलिए कई बार इंग्लिश में बहुत इजी पड़ जाता है। तो इस तरह से आज हम लोगों ने पूरे 50 क्वेश्चन किए हैं, तो इतना काफ़ी है आज के लिए। बाकी के जो 50 बाकी रहे वो हम लोग कल करेंगे। तो इस तरह से हमने जो छत्तीसगढ़ का 2018 वाला पेपर था उसमें 50 क्वेश्चन किए और देखा कि काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन मिले हैं और इम्पोर्टेंट भी हैं। डेफिनेशन तो काफ़ी अच्छी लगी, वो शायद आपको किसी और में इतना ना मिले। रिपीट भी काफ़ी कम हुई हैं, बुक्स भी अच्छी अच्छी पूछी गई, कॉन्सेप्ट भी अच्छे अच्छे पूछे गए हैं। तो कुल मिलाकर ये पेपर आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहा। आपको ये पेपर कैसा लगा कमेंट सेक्शन में बताएं। बाकी और पेपर्स और नए क्वेश्चंस को जानने के लिए और रेगुलर प्रैक्टिस करने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें, सब्सक्राइब करें। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर भी कर दें। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।